बैंकर्स एल्गोरिदम के 4 कंडीशंस हैं, ठीक है, जिन पे ये काम करता है, जो हो तो ये काम करता है, ठीक है। बैंकर्स एल्गोरिदम डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए होता है, हमें ऐसा सीक्वेंस बता देता है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का कि डेडलॉक अवॉइड किया जा सके, कोई भी प्रोसेस फंसे ना और सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएं जो जो सिस्टम में आ रहे हैं बिना डेडलॉक अकर हुए, ठीक है। तो अब बैंकर एल्गोरिदम की क्या कंडीशंस है? पहली तो ये कि मल्टीपल इंस्टांसेस होने चाहिए, हर रिसोर्स टाइप के मल्टीपल इंस्टांसेस हैं सिस्टम में तो हम बैंकर्स एल्गोरिदम लगा सकते हैं। दूसरा क्या कि हर प्रोसेस अपनी ज़रूरत को पहले प्रायरली क्लेम कर दे, ठीक है। अब प्रोसेस बता दे कि मुझे कितने रिसोर्सेज चाहिए कंप्लीट होने के लिए, ठीक है, उसकी स्टैटिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर हम आज के सिस्टम्स देखें या हम वैसे इन रियल लाइफ देखें तो ये चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है। हर प्रोसेस की नीड डायनामिक होती है, वो डायनामिकली अपनी रिक्वायरमेंट चेंज कर लेता है कि भाई चलना शुरू होता है तो वो बताता है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लेकिन बैंकर्स एल्गोरिदम के काम करने के लिए ज़रूरी है कि हर प्रोसेस प्रायरली बता दे कि भाई मुझे इतने रिसोर्सेज, इतने इंस्टांसेस फलां रिसोर्स के चाहिए चलने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है, तब बैंकर एल्गोरिदम काम करेगा। तीसरी कंडीशन क्या है कि प्रोसेस रिक्वेस्टिंग में हैव टू वेट, जो भी प्रोसेस आ रहा है सिस्टम में उसको इंतजार करना पड़ सकता है। और चौथी ये है कि आफ्टर एलोकेशन ऑफ ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज अ प्रोसेस मस्ट हैव टू रिटर्न ऑल इन अ फाइनाइट टाइम, फाइनाइट टाइम के अंदर उसे सारी रिसोर्सेज को वापस करना पड़ेगा जो उसे अलॉट हुई हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं। लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोसेसेस, हम प्रोसेसेस को n से डिनोट किया है और रिसोर्सेज को हम m से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि pi प्रोसेसेस हैं जो कि rj रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम रिसोर्सेज को j से डिनोट कर रहे हैं और प्रोसेसेस को i से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास 4 डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर आप कह लें या वेरिएबल कह लें, ठीक है। 4 वेरिएबल्स हैं बैंकर एल्गोरिदम्स को समझने के लिए। पहला क्या है? पहला है अवेलेबल। अवेलेबल क्या है? एक m लेंथ का वेक्टर है, ठीक है। m लेंथ मतलब कि लेट्स सपोज कोई भी लेंथ हो सकती है। अवेलेबल j इज इक्वल टू k मीन्स k इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्स आर j। अब ये j क्या डिनोट कर रहा है? इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में एरे डिनोट कर रहा है। ये पूरी एक एरे है, ठीक है, जिसमें k1 से लेके k11 तक पड़े हुए हैं रिसोर्सेज। अब ये बता रहा है, अगर हम कह रहे हैं कि j इज इक्वल टू k, इट मीन्स k इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्स आर j। अगर j जो है वो हमारा k11 है, इसका मतलब है कि जो हमारा रिसोर्स आर j है, जैसे कि एक रिसोर्स आर j का एरे है, ठीक है, पूरा। अब इसके ये लेट सपोज j हमारा था प्रिंटर रिसोर्स, ठीक है। अब प्रिंटर रिसोर्स के 11 इंस्टांसेस है, 1 2 3 अप टू 11, अप टू 11 इसके इंस्टांसेस हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अवेलेबल जे का एरे, आप समझ लें, ठीक है। अब नेक्स्ट है मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या कह रहा है? मैक्सिमम हमें ये बताता है कि प्रोसेस पी आई जो है वो के इंस्टांसेस रिक्वेस्ट कर सकता है आर जे के। मैक्सिमम वो कितने मांगेगा आर जे के? लेट सपोज के मैक्स की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब है वो 5 प्रिंटर्स की एक्सेस मांगेगा एक प्रोसेस, ठीक है। अगला वेरिएबल है एलोकेशन का। एलोकेशन क्या कहेगा हमें कि एलोकेशन आई जे इज इक्वल टू के, का मतलब है कि जो प्रोसेस पी आई है ना, वो उसको कितने इंस्टांसेस मिल चुके हैं, अलॉट हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर लेट सपोज के वो एलोकेशन इज इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब है प्रोसेस पी आई को 5 इंस्टांसेस रिसोर्स जे के मिल चुके हैं, ठीक है। नीड क्या वेरिएबल, एज द नेम सजेस्ट, नीड हमें बताएगा कि पी आई को और कितने चाहिए। के नीड इज इक्वल टू के का मतलब है कि पी आई को भाई के और चाहिए आर जे के। लेट सपोज नीड इज इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब है कि 5 उसको मजीद चाहिए। एलोकेशन का मतलब है कितने उसके पास हैं प्रोसेस के पास। मैक्सिमम का मतलब है कि टोटल उसको कितने चाहिए, और नीड का मतलब है कि उसको मजीद कितने चाहिए। और अवेलेबल का क्या मतलब है कि अवेलेबल टोटल हमारे पास सिस्टम के अंदर अवेलेबल कितने हैं, ठीक है। तो ये 4 वेरिएबल्स हैं रिसोर्सेज के हमें जो बताते हैं। अब नीड का एक फॉर्मूला है, नीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्स माइनस एलोकेशन, जो कि एक ऑब्वियस बात है। वो ऐसे कि लेट्स सपोज आपने नीड निकालनी है कि भैया हमें मजीद कितने चाहिए, तो
टोटल कितने वो मांग सकता है, या उसने कितने मांगने थे, लेट्स सपोज उसने 10 मांगने थे एक प्रोसेस ने। अब टोटल में से जो उसको मिल चुके हैं, यानी कि 3 उसे लेट्स सपोज मिल चुके हैं, प्रोसेस को अलॉट हो चुके हैं, तो 3 अगर उसे मिल चुके हैं तो वो क्या होगा, नीड का, अब उसे नीड कितने की है, 10 उसको टोटल चाहिए थे, उसमें से 3 उसको अलॉट हो चुके हैं, तो अब कितने की नीड रह गई, 10 माइनस 3 विच इज 7, तो 7 की नीड रह गई, तो इसलिए नीड इज इक्वल टू मैक्स माइनस एलोकेशन, ये एक फॉर्मूला इसका हो गया। अब जो है ना, हम इसको एक मैथमेटिकल क्वेश्चन से समझते हैं, जो कि मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं पेपर्स के अंदर, ठीक है। लेट सपोज क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि 5 प्रोसेसेस हैं सिस्टम में B0 से P4 तक, ठीक है, 5 प्रोसेसेस हैं, B0, P1, P2, P3, P4, 3 किस्म की रिसोर्स टाइप्स हैं। A के टोटल 10 इंस्टांसेस हैं, B के 5 इंस्टांसेस हैं टोटल, और C के 7 इंस्टांसेस हैं टोटल, ठीक हो गया। अब हमें क्या दिया होगा, हमें ना ये एलोकेशन, मैक्स और अवेलेबल, ये तीनों चीजें हमें दी होंगी इनिशियल, कि भाई आपके पास जो है अभी कितने कौन कौन से प्रोसेसेस को क्या क्या एलोकेट हो चुका है, उनको टोटल कितने चाहिए, और अभी सिस्टम में अवेलेबल टोटल कितने हैं, ठीक है, स्टार्ट में। तो ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपने अब क्या निकालना होगा, आपने नीड निकालनी होगी, ठीक है, और नीड से हम फिर सेफ सीक्वेंस निकालेंगे कि किस तरह से प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो कि डेडलॉक अगर ना हो। अब इसको देख लेते हैं कैसे। एलोकेशन को समझते हैं, एलोकेशन में क्या ये हमें बता रहा है, इस P0 को B रिसोर्स टाइप का एक इंस्टांस P0 को अलॉट हो चुका है, ठीक है, P0 B की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि B का एक इंस्टांस अलॉट हो गया है P0 को। इसी तरह P1 को क्या अलॉट हुआ हुआ है, A के 2 इंस्टांसेस, ठीक है। इसी तरह P2 को क्या अलॉट हुआ हुआ है, A के 3 इंस्टांसेस, B के 0 और C के 2 इंस्टांसेस अलॉट हुए हैं। इसी तरह P3 को क्या मिला हुआ है, 2 इंस्टांसेस A के, एक इंस्टांस B का और एक इंस्टांस C का। और इसी तरह P4 को क्या मिला हुआ है, C के 2 इंस्टांसेस मिले हुए हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी दोनों के वैल्यू 0 है। अब हम देखते हैं कि टोटल कितने इंस्टांसेस जो हैं वो अलॉट हो चुके हैं। तो अगर हम 10, 5 और 7 में से हम देखें कितने इंस्टांसेस अलॉट हो चुके हैं, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। हम देखते हैं 2 इंस्टांसेस A के कितने इंस्टांसेस अलॉट हो चुके हैं, 3 P2 के पास हैं, 2 P1 के पास हैं, 3 जो है वो 2 P3 के पास हैं, तो 2 + 3 5 एंड 5 + 2 7, इसका मतलब है 7 इंस्टांसेस टोटल A के अलॉट हो चुके हैं डिफरेंट प्रोसेसेस को। इसी तरह B के हमारे पास P0 के पास एक इंस्टांस है, P3 के पास एक है, तो इसका मतलब है B के 2 इंस्टांसेस अलॉट हो चुके हैं, और C के टोटल करें तो 2 + 1 + 2 = 5, तो 5 इंस्टांसेस C के अलॉट हो चुके हैं अक्रॉस वेरियस प्रोसेसेस, ठीक है। तो टोटल हो गया 725। अब ये 725, इसको हम पढ़ेंगे 725, ठीक है। 10 में से 7 इंस्टांस अलॉट हो चुके हैं, 5 में से 2 अलॉट हो चुके हैं, और टोटल 7 में से 5 अलॉट हो चुके हैं, ठीक है। अब मैक्स हमें क्या बता रहा है, मैक्स वेरिएबल हमें ये बता रहा है कि टोटल चाहिए कितने, P0 को कंप्लीट होने के लिए A के 7 चाहिए, ठीक है, B के उसे 5 चाहिए और C के 3 चाहिए। इसी तरह P1 को कंप्लीट होने के लिए A के 3 चाहिए, B के 2 चाहिए और C के 2 चाहिए। इसी तरह P2 को कंप्लीट होने के लिए 9 चाहिए, B के 0 और C के 2। P3 को A के 2, B के भी 2 और C के भी 2, और P4 को A के 4, B के 3 और C के भी 3 इंस्टांसेस चाहिए, ठीक है। अब अवेलेबल हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास अब अवेलेबल कितने हैं। आप देखें टोटल अगर हमने किया है इसको, तो टोटल हमारा आ रहा है A का 7, B का 2 और C के 5। इसका मतलब है ये हमारा वो नंबर है जो अलॉट हो चुका है टोटल में से। तो हम, और टोटल हमारे कितने इंस्टांसेस है, 10, 5 और 7। तो हम क्या करते हैं, A के अवेलेबल इंस्टांसेस निकालने के लिए टोटल 10 - 7 हम करेंगे, तो ये हमारे पास 3 बचता है। 3 अवेलेबल इंस्टांसेस है, यहाँ पे वैल्यू 3 आ गई। अगर ये वाला 3 वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर ना गिवन हो तो आप निकाल सकते हैं। आप सिंपल A का
जो टोटल आपके पास इंस्टांसेस थे उसमें से जो टोटल अलॉट हो चुके, सबसे पहले आपने क्वेश्चन देख के यही करना है कि आपने अलॉटेड का टोटल करना है ए बी और सी का। तो जो ए का टोटल आया उसमें से आपने टोटल ए के माइनस कर लेने, जो बी का टोटल आया उसमें से आपने बी के माइनस कर लेने, जो सी का आया उसमें से सी के माइनस कर लेना है। तो 10 - 7 3, बी का 5 - 2 3, सी के टोटल 7 थे उसमें से 5 अलॉट हो चुके हैं क्रॉस डिफरेंट प्रोसेसेस, तो 2 रह गए। इसका मतलब है 3 3 2 का फिगर है हमारे पास, और यहाँ क्वेश्चन में भी हमें अवेलेबल में 3 3 2 का फिगर दिया हुआ है। ठीक है, अगर ना दिया हो तो आप खुद निकाल सकते हैं कि अभी इस सिचुएशन में हमारे पास अवेलेबल 3 और 2 रिसोर्सेज अवेलेबल है ए बी और सी के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम निकालेंगे नीड सबसे पहले। ठीक है, नीड हम निकालेंगे। नीड होती है मैक्स माइनस एलोकेशन। हम क्या करते हैं, हम मैक्स माइनस एलोकेशन करते हैं। मैक्स माइनस एलोकेशन कैसे होगी, ए के मैक्स, ए को कितने चाहिए 7। ठीक है, अलॉटेड कितने हैं उसको 0 अलॉटेड है। 7 - 0 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। बी को कितने चाहिए, बी के पास 5 ऑलरेडी हैं और बी को चाहिए, और बी को कितने अलॉटेड है, बी का एक ही अलॉटेड है। तो 5 - 1 4। ठीक है, 4 आ गया यहाँ पे। इसी तरह आप देखें कि सी के पास कितने हैं, सी को कितने चाहिए 3 चाहिए टोटल सी को। ठीक है, और 3 के पास सी के को अलॉटेड कितने हैं 0, तो 3 - 0 इसका मतलब है 3। सॉरी, इसी तरह हम बाकी भी मैक्स माइनस एलोकेशन करके 3 - 2 2 - 0 2 - 0 करके हम नीड निकाल लेंगे। ठीक है, 3 - 2 1, 2 - 0 2 और 2 - 0 2। ठीक है, इसी तरह 9 - 3 6, 0 - 0 0 और 2 - 2 0। ठीक है, इसी तरह हमने सारी नीड निकाल ली मैक्स माइनस एलोकेशन करके। जैसे लेट सपोज ए का मैक्स कितना है 9 और इधर ए को एलोकेटेड कितने हैं 3, तो 9 - 3 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, निकाल लिया हमने नीड। अब हमें ये पता लग गया कि प्रोसेसेस को मजीद कितने चाहिए अपने आप को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, ये हमें पता लग गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो। ठीक है, और इस तरह हमने प्रोसेस एग्जीक्यूट करने कि कोई डेडलॉक भी ना आए और प्रोसेस एग्जीक्यूट सारे हो रहे हैं। ठीक है, अब हम शुरुआत हमेशा ऐसे करेंगे उस प्रोसेस से जिसको सबसे कम नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए जो है वो कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, ओवरऑल आप देखेंगे कि यहाँ पर ए को 7 चाहिए, बी के 4 चाहिए, सी के 3 चाहिए। ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं। हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, हमारे पास 3 3 और 2 अवेलेबल हैं इस वक्त। तो ए के 3 है, बी के 3 है, सी के 2 है, तो ये तो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता पहला प्रोसेस। इसी तरह दूसरे प्रोसेस को 1 2 और 2 चाहिए। अब ये एग्जीक्यूट हो सकता है क्योंकि ए के हमारे पास 3 अवेलेबल हैं और हमें 1 चाहिए, बी के 3 अवेलेबल है और हमें 2 चाहिए, और सी के 2 अवेलेबल है, हमें 2 ही चाहिए। ठीक है, ये भी एग्जीक्यूट हो सकता है, ये एग्जीक्यूट हो सकता है, सॉरी, ये ए वाला जो हमारा P0 है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, P1 हो सकता है। अब P2 हो सकता है। आप कहेंगे यार यहाँ तो 0 0 है तो B और C तो हो सकता है, नहीं, हमने ये देखना है कि तीनों रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए ताकि हम पूरा प्रोसेस ही हम डन करके निकाल सकें अपने सिस्टम से। तो यहाँ पर आप देखें बी और सी तो हम अलॉट कर सकते हैं क्योंकि बी और सी नहीं चाहिए, 0 रिक्वायरमेंट है और हमारे पास 3 और 2 पड़े हुए हैं, लेकिन ए की रिक्वायरमेंट 6 है जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो ये प्रोसेस हो सकता है 0 1 1। ठीक है, तो अब 0 1 1 की रिक्वायरमेंट है तो 0 1 1 हो सकता है। ठीक है, इसी तरह 4 3 1 की रिक्वायरमेंट है, 4 3 1 नहीं हो सकता क्योंकि ए के 4 चाहिए जबकि हमारे पास 3 है। तो अब हमारा सेफ सीक्वेंस क्या बनेगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कौन से प्रोसेसेस जो है वो कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं अपने अवेलेबल केस को मद्देनजर रखते हुए। एक हम ये वाला निकाल सकते हैं, ठीक है, हमारा जो प्रोसेस P1 था, और हम ये वाला भी निकाल सकते हैं, हमारा जो प्रोसेस P3 था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो पहले आया था ना, हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, हम P1 निकालते हैं। ठीक है,
तो P1 निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि A के 3 हैं हमारे पास और हमें सिर्फ 1 चाहिए, B के भी 3 हैं और हमें 2 चाहिए, और C के 2 हैं और हमें 2 ही चाहिए। तो ये प्रोसेस हमने निकाल दिया हमारे सिस्टम में, और हमने CF सीक्वेंस में पहली वैल्यू डाल दी जो कि है P1। ठीक है, हमेशा ये बात याद रखनी है कि सेफ सीक्वेंस बनाते हुए आपने पहले ये देखना है कि कौन सी नीड है जो हम फुलफिल कर सकते हैं अपने गिवन अवेलेबल में। अगर आप 2 या 3 प्रोसेसेस की भी नीड पूरी कर सकते हो तो उसमें से आप देखेंगे सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है। अगर P0 की कर सकते होते तो हम पहले P0 को प्रायोरिटी देते, ठीक है। तो P1 को हमने इसलिए प्रायोरिटी दी है, आप P3 भी लिख सकते थे लेकिन P3 हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि P1 पहले आया था, तो हमने P1 को पहले कंप्लीट किया, ठीक है, सीक्वेंस में। अब P1 को हमने अपने सेफ सीक्वेंस में सबसे पहले डाल दिया, और अब जब P1 को हमने डाल दिया तो जाहिर है P1 जब हो गया तो उसने क्या किया, उसने उसके पास जो अलॉटेड रिसोर्सेज थी वो उसने फ्री कर दी। उसको क्या अलॉट था, A के 2 इंस्टांसेस उसको अलॉट हुए हुए थे तो उसने फ्री कर दिए। तो हमारे जो अवेलेबल इंस्टांसेस थे 332, उसमें ये P1 के पास जो पड़े हुए थे ना, ये फ्री हो गया, तो हम इसको इन अवेलेबल इंस्टांसेस में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, P1 हमारा हुआ है तो हमने P1 के जो अलॉटेड इंस्टांसेस थे वो हमने इसमें ऐड कर दिया अपने अवेलेबल में, करंट अवेलेबल में। तो ये हो गया A3 + 2 5, 3 + 0 3 और 2 + 0 2, तो 532 हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, अपने अवेलेबल के अंदर 532 लिख दिया। एक और अवेलेबल का आप रो बना सकते हैं, सॉरी कॉलम बना सकते हैं, और उसमें आप लिख दें 532, ठीक है। साइड पे इस तरह रफ वर्क में जो है ना आप प्लस कर लीजिएगा कि यार जो भी प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, सबसे पहले आपने सेव सीक्वेंस में लिखा P1, और अब आपने यहाँ से देखा कि P1 ने कौन सी चीज अलॉट की हुई थी, 2 अलॉट किए हुए थे A के, तो आपने ये हमारे अवेलेबल में ऐड कर दिए 332 + 200, तो ये हमारे पास आ गया 532, और 532 आपने इस कॉलम में लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये तो हो गया हमारा। अब कौन सा प्रोसेस अकर होगा, ये वाला P3 हम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रायोरिटी देनी थी ना हमने। अब हमारे पास जो अवेलेबल नंबर है वो चेंज होके, इससे चेंज होके 532 हो गया, ठीक है। तो अब हम 532 में ये वाला जो सबसे कम नीड है वो यही है, तो हम P3 को एग्जीक्यूट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि हम देखेंगे कि जो हमारा P0 है वो भी हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि A के 7 इंस्टांस चाहिए हैं, हमारे पास 5, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। ये भी नहीं कर सकते क्योंकि A के 6 इंस्टांस चाहिए, तो अब हम P3 को एग्जीक्यूट कर लेंगे 0 1 1 वाले को। तो ये भी मान लो कि एग्जीक्यूट हो गया, तो अब यहाँ से इसने क्या लॉट लिया हुआ था 2 1 1, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अवेलेबल अब करंट अवेलेबल नंबर था 532, उसमें हमने 211 को ऐड कर दिया प्रोसेस P3 का, तो क्या आ गया 743। अब हमारा जो न्यू अवेलेबल नंबर है वो है 743। A के 7 इंस्टांसेस अवेलेबल हो गए, B के 4 और C के 3, ठीक है। और यहाँ पर हमारा सेव सीक्वेंस में B3 आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या अकर हो सकता है, क्या A हमारा अकर हो सकता है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास A अगर हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो A भी अगर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 743 अवेलेबल हैं और 743 ही जो है वो A को चाहिए थे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास P1 तो हो चुका है, P2 भी हो सकता है क्योंकि A के 7 हैं और A के 6 चाहिए थे, और इसी तरह हमारे पास जो है वो P3 हो गया है, और P4 भी हो सकता है क्योंकि भाई 4 3 और 1 की नीड 4 3 और 1 की नीड है, जबकि 7 4 और 3 अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम P4 कर लेते हैं क्योंकि P4 की नीड सबसे कम है, तो चलो हम उसको जो है ना वो पहले निपटा देते हैं कि भाई ये तुम भी अकर हो, जल्दी अकर हो, खत्म हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने P4 को सिलेक्ट कर लिया, सबसे कम नीड से हम सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने P1 को किया, ठीक है, फिर हमने P3 को किया, और उसके बाद हमने किसको किया, हमने किया P4 को, ठीक है, 4 3 और 1 को। अब हमने जब इसको हमने किया तो हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास इसने क्या लॉट लिया हुआ था, 002 लिया हुआ था ना, तो अब हम 002 लेंगे प्लस P4,
ठीक है, तो P4 को हमने ऐड किया, हमने हमारी करंट अवेलेबल लॉट में 743 में तो हमारे पास आ गया 3 + 2 5, 4 + 0 4 और 7 + 0 7। इसका मतलब है कि 745 अब हमारा न्यू अवेलेबल लॉट है। ठीक है, 745 हमारा न्यू अवेलेबल लॉट है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास बचा है P2 प्रोसेस और हमारे पास बचा है P0 प्रोसेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, अपना P2 को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, P2 को हमने एग्जीक्यूट किया। अब P2 को जब हम एग्जीक्यूट करें तो P2 ने क्या लिया हुआ था, 302। तो हम हमारी करंट अवेलेबल नंबर में जो कि था 745 302 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5 + 2 7, 4 + 0 4, 7 + 3 10, 10 4 7 हमारा न्यू अवेलेबल नंबर हो गया, 10 4 7। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे हम जो हमारे टोटल थे ना रिसोर्स टाइप्स, उसके करीब आ जाएंगे। 10 5 7 हमारे थे टोटल, हम 10 4 7 तक पहुंच गए। ठीक है, अब आखिरी प्रोसेस रह गया P0। P0 को क्या नीड है, 743। 743 हमारे पास ज्यादा ही अवेलेबल है, तो हमने क्या किया, हमने 10 4 7 में जो P0 प्रोसेस ने अलॉट लिया हुआ था 010 वाला, वो भी हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 10 5 7 विच इज द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। आपका क्वेश्चन ठीक होने की सबसे बड़ी निशानी जो आपके आंसर में मौजूद होगी, जो आपको बता देगी कि आपने बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है, वो ये कि जब आप अपना सेव सीक्वेंस बना लोगे पूरे का पूरा, तो आपका जो ये अवेलेबल वाला कॉलम है ये पूरा टोटल के बराबर हो जाएगा। ए के 10 इंस्टांसेस, बी के 5 और सी के 7, क्योंकि सारे इंस्टांसेस फ्री हो जाएंगे, सारे रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे और सिस्टम के अंदर सारे मौजूद प्रोसेसेस अगर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि सेव सीक्वेंस का ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये ऐसे ही काम करना चाहिए। मतलब ये प्रोसेस की तरतीब P1 P3 P4 P2 P0 की, देयर इज नो वन राइट आंसर इन दिस। ठीक है, आप जो है वो अगर आपने इसी तरीके से सॉल्व किया है ना कि आपका जो अवेलेबल है उसके अंदर रहते रहते ही आपने प्रोसेस का सीक्वेंस बनाया है, तो दैट इज अ करेक्ट सीक्वेंस। लेट सपोज यहाँ पे जब हमने B3 को एग्जीक्यूट कर लिया था तो हमारे अवेलेबल टाइप रह गए थे 7 4 और 3। अब 7 4 और 3 में तो हमारा P0 भी हो सकता था, तो अगर आप P0 कर देते तो भी ठीक था, कोई मसला नहीं है। P0 करने के बाद काफी लॉट आपके पास जो फ्री लॉट हो जाता, ठीक है, उस लॉट से आप जो है वो अगला कोई और प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि यही सीक्वेंस बने, बस ये है कि आपकी जो अवेलेबल कैपेसिटी है ना रिसोर्सेज की, उसी कैपेसिटी के हिसाब से ही आपने अपना नेक्स्ट प्रोसेस डिसाइड करना है कि आपने किसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, बेहतर ये रहता है इन सिचुएशंस में कि आप जो है ना सबसे पहले देखें कि सबसे कम कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिसको सबसे कम चाहिए, इसको 2 ही चाहिए, एक बी का एक सी का, पहले आप इसको करें। ठीक है, इस तरह करके आपने काम चलाना है। सही। अच्छा, ये है हमारा बैंकर्स एल्गोरिथम। क्या इसको एक दफा छोटी सी इसकी मैं समरी दे देती हूँ, आपको क्वेश्चन आएगा ऐसे करके, आपको रिसोर्सेज टाइप्स दिए होंगे कि टोटल कितने इंस्टांसेस हैं, आपको एलोकेटेड दिया होगा, आपको मैक्स दिया होगा, और ये आपको एक छोटा सा अवेलेबल भी दिया होगा कि अब कितनी अवेलेबल है। एलोकेटेड को आपने सबसे पहले टोटल करना है, टोटल ए, टोटल बी, टोटल सी। टोटल निकाल लिया आपने, अब टोटल निकाल के जो ये आपके टोटल इंस्टांसेस थे जो कि सिस्टम में मौजूद थे, उसमें से जो आपके एलोकेटेड टोटल है वो आपने जब माइनस करना है, कोने पे आप इस तरह कर लीजिएगा, तो ये आपका 332 आ गया जो कि अवेलेबल फील्ड में चला जाएगा। अब आपने क्या करना है, 2 अलग कॉलम बनाने हैं, एक नीड का और एक अवेलेबल का। सबसे पहले आप नीड निकाल लें। ठीक है, कि नीड कितनी है, नीड मैक्स माइनस एलोकेशन, यहाँ से आपने वैल्यू 7 - 0 5 - 1 3 - 0 इसी तरह अप टू सो ऑन आपने वैल्यूज करके नीड का आपने रो निकाल लेनी है। ठीक है, जैसे ही आपकी नीड की रो निकल गई तो आपका अगला काम है कि आपने डिसाइड करना है कि कौन से प्रोसेस को आपने सबसे पहले कंप्लीट करना है अपने अवेलेबल को देखते हुए। ठीक है, जैसे ही आप एक प्रोसेस डिसाइड कर लेंगे, लेट सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने P1 करना है, अब आपने P1 का देखना है कि इसने ली कितनी हुई है रिसोर्सेज, इसने 200 ली हुई है, तो अब आपने अपने अवेलेबल में ये नंबर ऐड कर देना। आप साइड पे रफ वर्क में कर सकते हैं। ठीक है, 332 में आपने 200 इस तरह आप बना लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, कि आपने क्या किया, जुबानी ना कीजिएगा, जुबानी बंदे को मिक्स हो जाता है। और यहाँ पे आप साइड पे लिख दीजिएगा कि यार मैं कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ और उस प्रोसेस के एग्जीक्यूट होने से कौन सी रिसोर्सेज फ्री हो गई हैं, तो वो आपने ऐड कर दी, तो ये आ गया नंबर
इसी तरह फिर अब आप देखेंगे मैं अगला कौन सा प्रोसेस कराऊँ। आपने लेट्स सपोज ये डिसाइड किया, उसके आपने अलॉटेड देखने के कितने हैं, P3 के अलॉटेड इतने हैं, तो आपने अब इतने ही उसमें और ऐड कर देने अप टू सो ऑन। जब आप एंड पे सारे प्रोसेसेस करवा लोगे तो जो आपका ये नंबर आएगा ये वो होगा जो आपके टोटल सिस्टम में अवेलेबल रिसोर्सेज के इंस्टांसेस थे। ठीक है, ए के 10, बी के 5 और सी के 7। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है बैंकर्स एल्गोरिथम का सेफ सीक्वेंस निकल आया। और इस सेफ सीक्वेंस का मतलब ये है कि अगर आप इस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करें ओएस तो डेडलॉक अकर होने का कोई चांस नहीं है। सो दिस इज बैंकर्स एल्गोरिथम जिसको हम डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए यूज करते हैं।